हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा लिख भी दिया तो हो सकता है आपको उतने मार्क्स न मिले। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए और अगर संभव हो सके तो नोट डाउन जरूर करिए। टिप नंबर 1, दोस्तों मैथमेटिक्स में फॉर्मूला तो होते ही है, बिना फॉर्मूले के तो क्वेश्चन सॉल्व करे नहीं जा सकते। अब होता क्या है कि फॉर्मूला अगर आपको बहुत अच्छे से लर्न है और आपने फॉर्मूला क्वेश्चन शुरू करने के बाद लिख दिया तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलते। इसके मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप उस फॉर्मूले में लगने वाले वेरिएबल्स की सही वैल्यू रख दो। जब आप फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद उसमें वैल्यूज रखते हैं तब जाकर आपको उस फॉर्मूला के मार्क्स मिलते हैं। अब आप ये सोचोगे कि अगर फॉर्मूले के मार्क्स ही नहीं मिलना है तो फिर हम लिखे ही क्यों। ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली वैल्यू फॉर्मूले में रखकर सॉल्व कर ली तब आपके फॉर्मूले के मार्क्स कट जाएंगे। तो याद रखिए, बोर्ड एग्जाम्स में फॉर्मूले के मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उसमें करेक्ट वैल्यूज रखोगे। टिप नंबर 2, दोस्तों मैथमेटिक्स में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आपके कभी ना कभी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं। देखिए, एरर होना स्वाभाविक है। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई बार गलतियां हो जाती है कि गलतियां होने के बाद में जो आंसर आने वाला है वो तो रॉन्ग ही आने वाला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया, फाइनल कैलकुलेशन करते समय आपने उसे रफ पार्ट में सॉल्व किया, लेकिन आपने गलत नोट डाउन कर लिया। आपको क्वेश्चन का आंसर देखकर ऐसा रियलाइज होता है कि मेरा आंसर ये गलत हो सकता है, या कई बार सही आंसर आने के बावजूद आपको लगता है कि आपका आंसर गलत तो नहीं है। तो आप क्या करते मन में, आप उस अच्छे भले आंसर को पूरी तरह से ऐसा हाइड कर देते हो बाय पेन, या आप में से कई लोग व्हाइटनर का यूज कर लेते हैं और उस पुराने आंसर को पूरी तरह से छुपा देते हैं और उसकी जगह नया आंसर लिखते हैं। दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सीबीएसई का ऐसा कहना है कि अगर आपका प्रीवियस आंसर ऑलरेडी करेक्ट था और ड्यू टू कंफ्यूजन आपने उसे काट के नया आंसर लिखा है, तो आपको प्रीवियस आंसर को सिर्फ स्ट्राइक थ्रू करना है एक सिंगल लाइन से और अपना नया आंसर लिखना है। अगर मान लीजिए आपका प्रीवियस आंसर सही है और केवल उतना स्ट्राइक थ्रू करके आपने गलत लिखा है तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस टिप में आपने ये सीखा कि आपको फाइनल आंसर आने के बाद उसमें करेक्शंस करते समय उसको पूरी तरह से बिगाड़ना या व्हाइटनर लगाना नहीं है, जबकि उसे हल्का सा स्ट्राइक थ्रू करके आपको जो नया आंसर लग रहा है वो आप लिखिए। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring hard, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, fantastic course material, State-of-the-art practice videos and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. टिप नंबर 3, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करने के लिए आप क्या करते हो मालूम है? आप एक रफ पेज डिक्लेयर करते हो। उस रफ पेज पर पूरे पेपर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस कर लेते हो। और होता क्या है, अगर आपने वो रफ पेज कॉपी के लास्ट पेज को सिलेक्ट करा है दोस्तों, तो वहां से आपको आंसर्स अपने एक्चुअल पेज पर लिखना होते हैं जहां पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपने रफ पार्ट में जो कैलकुलेशंस करके आंसर लाया है आप नोट डाउन करते समय उसे गलत नोट डाउन कर देते हो। ऐसे में क्या होता है कि आंसर आने के बावजूद भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है, रफ पेज बनाने के बजाय हर पर्टिकुलर पेज पर आप राइट साइड अराउंड 1.5 to 2 इंचेस का बनाइए रफ कॉलम। रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पेज आप एक या दो ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। उन दोनों क्वेश्चंस को या किसी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़े बहुत ही कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उस राइट कॉलम में कैलकुलेशन मान लीजिए करते हैं तो इससे आपको दो फायदे होंगे।
फायदा नंबर 1 ये कि क्योंकि कैलकुलेशन आपने वहीं करे है साइड में, तो उन्हें कॉपी करने में आप गलतियां नहीं करोगे। ठीक है। फायदा नंबर 2, अगर आपने कैलकुलेशन में सही कैलकुलेशन करा है लेकिन कॉपी करते समय मान लीजिए गलत हो गया, जैसे 26.93 आंसर आपका कैलकुलेशन में आ रहा था लेकिन आपने 26.96 लिख दिया, ऐसे में राइट आंसर तो आपका कैलकुलेशन में, आपने कॉपी डाउन गलत कर लिया। तो सीबीएसई पता है क्या करती है, वो एक इंस्ट्रक्शन देती है टीचर्स को जो आपकी कॉपी को इवेल्युएट कर रहे हैं कि उसका रफ कॉलम एक बार देख लीजिए, अगर वहां पर कैलकुलेशन सही है तो आप उसे फुल मार्क्स दीजिए, क्योंकि सीबीएसई आपकी मदद करना चाहता है। दोस्तों, आपके आंसर सही आए, बस यही उनकी आपसे उम्मीद है। मैथमेटिक्स में घबराहट में, एंजाइटी में आप ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते हो, इसका खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप रफ पेज न बनाएं, रफ कॉलम बनाएं। टिप नंबर 4, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास कुछ टेक्निकल फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज स्पेशली ऐसे जिसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, स्पेशली मीन का वो फॉर्मूला जहां पर एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI लगाते हो, या एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ FIUI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H करते हो। ठीक उसी तरह जब आप मीडियन निकालते हो तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H होता है, और इसी तरह मोड निकालते समय भी आपको L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H करना पड़ता है। अब खास बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूं आप एलसीएम लेने में मास्टरपीस हो सकते हो, लेकिन सीबीएसई के एग्जामिनेशन में एक अजीब बात नोट करने में आई है। जो बच्चे इन स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एलसीएम लेकर करते हैं, उन बच्चों के आंसर जनरली गलत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके कैलकुलेशन की एरर हो जाती है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, आपको कॉलम्स बनाने हैं, हर कॉलम को प्रॉपरली वैल्यू देनी है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उनका समेशन करना है, फॉर्मूला सही भी लिखा है, लेकिन एलसीएम में अगर आप गलती कर बैठेंगे तो होगा क्या, आपके स्टेप मार्क्स बहुत सारे कट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां पर भी आपको एज्यूमिन प्लस कोई क्वांटिटी है, एल प्लस कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को डेसिमल के सेकंड प्लेस तक प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए, और फाइनली उसे उसके साथ वाले कंपोनेंट में यानी एज्यूमिन में या एल जो कि लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की या मॉडल क्लास की, उसमें आप एड ऑन कर दीजिए। दोस्तों याद रखिए, आपको इससे बहुत फायदा होगा, आपके कैलकुलेशन एरर्स कम होंगे, और जो हमारा बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हमने ये देखा है कि एलसीएम लेने के बाद बच्चों के कैलकुलेशन में एरर होते हैं। बस इसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में प्लीज स्टैटिस्टिक्स के स्पेशली क्वेश्चंस में एलसीएम लेने के बजाय दोनों फ्रैक्शंस को प्रॉपरली सिंप्लीफाई कर ले, एंड देन उसको ऐड करके आपका फाइनल आंसर आप रिप्रेजेंट करिए। टिप नंबर 5, ये टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको जानना। आपने जो मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, उसमें आप क्या करते हो, सॉल्यूशन करने के लिए कुछ सपोज करते हो। जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ही ले ले, जहां पर फादर की एज और सन की एज या मदर की एज और सन की एज, लाइक दैट, आप वहां पर कुछ वेरिएबल सपोज करते हो, जैसे x इज द एज ऑफ फादर एंड y इज द एज ऑफ सन। अब दी गई कंडीशन के बेसिस पर आप फ्रेम करते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर आप सिस्टमेटिकली बाय सुटेबल मेथड उन दोनों को सॉल्व करते हो। आपका चलो आंसर आ गया कि 45 ईयर इज द वैल्यू ऑफ x, जो कि फादर की एज है, और अराउंड 18 ईयर या 15 ईयर इज द एज ऑफ सन y। आपने तो एक्स वाई निकाल दिए, लेकिन सीबीएसई का ऐसा मानना है कि ये एक्स वाई आपने अपनी सहूलियत के लिए लिए हैं। आपको क्वेश्चन के एंड में यानी लास्ट में एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द एज ऑफ द फादर इज 45 ईयर्स एंड द एज ऑफ द सन इज 15 ईयर्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस में भी ये गलती करते होंगे आप, कि आपने पर्टिकुलर डायग्राम बना लिया, आपने हाइट डिस्टेंस बिटवीन द शीप्स और व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट्स आपने एक्स वाई ले लिया, फाइनली आपका आंसर आ भी गया, पर आप आखिरी में एक सेंटेंस लिखना भूल जाते हैं। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, या द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज फाउंड टू बी 70 मीटर। तो ये जो डिक्लेरेशन सेंटेंस होते हैं, जो लास्ट में आपको लिखना होते हैं, इनका हाफ मार्क या 1 मार्क डिडक्ट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपने शुरू करा, आपने सिंप्लीफाई करा, और लास्ट में अगर आपने प्रॉपर डिक्लेयर नहीं करा तो ये एक गड़बड़ मानी जाती है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में ये ध्यान रखिए, डिक्लेरेशन सेंटेंसेस को लास्ट में जरूर लिखिए।
Absolutely. You know, 9th and 10th board preparation or the NTC preparation are in fact one and the same thing. आप जब NTC की तैयारी करते हैं या 9th और 10th की तैयारी करते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर्स लिख के आते हैं तो वो 9th की स्कूल एग्जामिनेशन या 10th बोर्ड बनता है. But when you know appear in an objective sort of examination after preparing for 9th and 10th, it becomes NTSE. So 9th and 10th board preparation or NTSE, I don't see these are different things. These are absolutely similar except the math portion which is not there in class 9th and 10th. So NTSE Guru has been prepared in such a way that it will serve both the ends of a student. It will serve tremendously good for 9th and 10th, you know, optimizing the percentage in 9th and 10th, as well as it will do fantastically good for your NTSE preparation. So I strongly recommend that go for NTSE Guru, not only for NTSE preparation but also for 9th and 10th preparation. Best of luck. टिप नंबर 6. दोस्तों, आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कई ऐसे चैप्टर्स है जहां पर आपको डायग्राम्स की जरूरत पड़ सकती है. अब डायग्राम में दो सिचुएशंस फॉर्म होती है. सिचुएशन नंबर 1, या तो डायग्राम पेपर में ही दिया हुआ है या डायग्राम पेपर में न देते हुए आपको बनाना पड़ सकता है. आप में से कई दोस्तों को ऐसा लगता होगा कि डायग्राम नहीं बनाया तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. देखिए, अगर आपके पेपर में डायग्राम आ गया है तब भी आपको उसे अपने आंसर शीट में बनाना है. इससे फायदा यह होता है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उन्हें वो डायग्राम की कॉपी में ही दिख जाता है. इससे उनको भी फायदा होता है चेक करने में, और वहीं पर आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे होंगे तो वो आपके सामने दिख जाते हैं. अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है, स्टिल आपको लगता है कि इसमें डायग्राम की जरूरत है, तो डायग्राम जरूर बनाइए. एक छोटा सा डायग्राम आपको मार्क्स अर्न करने में मदद कर सकता है. तो ध्यान रखिए, अगर डायग्राम पेपर में ऑलरेडी है तो भी आपको बनाना है, और नंबर 2, अगर डायग्राम की जरूरत है, एक्सपेक्टेशन से, तो आप उस डायग्राम को नीट एंड क्लीन जरूर बनाइए. यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई बार आपके इंस्ट्रूमेंट थोड़े से फॉल्टी होते हैं, आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स एग्जाम में ले जाना मान लीजिए भूल जाते हैं, तभी चिंता मत करिए, अपने ड्राइंग पे भरोसा रखिए और बस एक साफ सुथरा अच्छा सा डायग्राम आप साइड में बना दीजिए. इससे आपको बहुत फायदा होगा. टिप नंबर 7, जैसा कि आपको मालूम ही है, सीबीएसई थ्योरम्स को हर साल पूछता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर आप समझिए या आपके स्कूल के ही एग्जामिनेशंस को ही देख लीजिए. स्टेट एंड प्रूव हेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम. तो मैं आपको एक ध्यान देना चाहता हूं कि थ्योरम्स आपने या मैंने नहीं बनाई हैं. थ्योरम्स एक स्टैंडर्डाइज प्रूफ है जो इन मैथमेटिशियंस ने प्रूव करी है. बस आप इतना ध्यान रखिए कि थ्योरम को एज इट इज लर्न करिए और वैसा का वैसा एग्जाम में लिख कर आइए. कुछ एडिशनल स्टेटमेंट्स लिखना या एडिशनली कुछ उसमें प्रूव करने की कोशिश करना, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. अननेसेसरी आप डेकोरेशन करने के चक्कर में उस थ्योरम को एलेबोरेट करते चले जाते हैं, बड़े बड़े अक्षर निकालते हैं, बार बार रीजनिंग लिखते हैं. नहीं, आप अपना दिमाग मत लगाइए. थ्योरम जैसे एनसीईआरटी में दी है उतने ही स्टेप्स आप यूज करिए. कुल मिला के 7 डिक्लेयर्ड थ्योरम्स है. चाहे आप सिमिलर ट्रायंगल की बात करिए तो आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी, हेल्स थ्योरम जिसे हम कहते हैं उसका कॉन्वर्स है. सिमिलर ट्रायंगल की एरिया थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस का कन्वर्स है. इस तरह ये 5 थ्योरम हुई. फिर से बात सुन लीजिए, हेल्स, कन्वर्स ऑफ हेल्स, एरिया थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. फाइन. ऐसे ही सर्कल चैप्टर में आपके पास 2 थ्योरम्स होती हैं. दैट मींस द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड नंबर 2, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल. ये जो थ्योरम है आप बाकायदा लर्न कर लीजिए और जैसे आपको एग्जाम में दिखती है आप वैसे की वैसे जरूर नोट डाउन करिए. हालांकि ये मेरा कहना गलत होगा कि मैथमेटिक्स में कुछ याद कर लिया जाए, पर मामला थ्योरम का है तो आपको ये करना ही पड़ेगा. टिप नंबर 8, जब आप क्वेश्चन पेपर लेते हो तो देखिए सीबीएसई में आपको 15 मिनट्स बिफोर पेपर दिया जाता है. वो किस लिए दिया जाता है? ताकि आप उन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ ले, नंबर 1, और अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर ले. कई बार क्या होता है, आप उन 15 मिनट में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हो, जो कि सरासर गलत है. वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय नहीं दिया है. देखिए, आप लिख तो सकते ही नहीं है, तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको क्वेश्चंस को ऐसे कैटेगराइज कर लेना है कि हाँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और ये क्वेश्चंस मेरे थोड़े 50-50 प्रिपेयर्ड है, और ये देख दो क्वेश्चंस तो मुझे आते ही नहीं है या मैंने ऐसे पहले नहीं देखे. आई हैव टू ट्राई देयर एंड देयर ओनली. तो आपको करना क्या है, जिन क्वेश्चंस को आपने मान लीजिए स्टार मार्क लगाया, जो आपके बहुत फेवरेट है, आप उन्हें सॉल्व कीजिए. कहने का मतलब ये है
कि आपको क्वेश्चंस को सीरियल ऑर्डर में करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी भी सेक्शन का, चाहे वो सेक्शन ए का पहले कराओ, सेकंड क्वेश्चन डी का कर लिया हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इवेल्युएटर जो अपनी कॉपी चेक करने वाले हैं उन्हें तो वो पेपर याद ही हो चुका होता है। आपके सीरियल वाइज करने से उन्हें कोई फायदा एज सच मिलने वाला नहीं है। उल्टा होगा क्या, अगर आप कुछ क्वेश्चंस में अगर प्रॉपर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप क्या करोगे, आप गड़बड़ करने लगोगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको अच्छे से आते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हो, तो एटलीस्ट कॉपी के पहले 20 पेजेस तक आप एररलेस लिख पाएंगे ताकि आपके कोई ट्रायल्स ना हो। और उसके बाद में जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, आप उन्हें कोशिश करिए, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू द इवेल्युएटर। टिप नंबर 9, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस करना तो हमें है ही, लेकिन हम एक कभी कभी गलती कर बैठते हैं। वो गलती ये कि कितना भी आपको हम अगर समझाएं कि जो क्वेश्चंस पहले आते हैं वो पहले करिए, फिर भी कभी कभी होता क्या है, जिन पर आपको कॉन्फिडेंस था पेपर रीड करते समय, लेकिन सॉल्व करते समय आपको कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। इसका होता क्या है हल? होता यह है दोस्तों कि आपने वो क्वेश्चन शुरू करा और आपको लगता है कि अरे ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया लगता है, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप क्या करते हो, वो पेज थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देते हो और इस दुनिया में रहते हो कि बाद में पेपर के एंड में समय मिलेगा तो मैं वो यहाँ पर कर दूंगा। या कई बार आप ये बड़ी गलती कर देते हो कि क्वेश्चन की लेंथ को अंदाजा लगा लेते हो कि 2 पेज तो मेरे लेगा ही, और कॉपी के मान लीजिए फर्स्ट 2 पेजेस आपने ब्लैंक छोड़ दिए कि मैं यहाँ पर आकर वो क्वेश्चन करूंगा, और अपने अगले पेजेस से दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिया। ये कई बार देखा गया है कि जो बच्चे ऐसे पेजेस को ब्लैंक छोड़ देते हैं ना, तो कई बार इवेल्युएटर्स से गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कॉपी यहाँ पर फिनिश हो गई है। हालांकि आपकी सहूलियत के लिए सीबीएसई 3 लेवल तक कॉपी करेक्शंस करवाता है। पहला इवेल्युएटर चेक करेगा, फिर उसके ऊपर एक और इवेल्युएटर है वो क्रॉस चेक करेगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर टीम का जो कोऑर्डिनेटर है, और उसके बाद हेड एग्जामिनर। तो इस तरह काफी लेवल में आपकी कॉपी को करेक्ट किया जाता है। फिर भी आप ये ध्यान रखिए कि आपको कोई भी पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना है आने वाले समय के लिए। आप तो बस क्वेश्चंस करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप अटक गए हो, तो उसे वहीं छोड़ दीजिए, उसी के ठीक नीचे नया क्वेश्चन ट्राई करिए। अगर आपके पास समय बचेगा तो आप लास्ट में उस क्वेश्चन को रिस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको कोई भी पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना है और आगे बढ़कर दूसरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने। आप बाकायदा एक से लगकर एक ही क्वेश्चन करते जाइए, ब्लैंक स्पेस मत छोड़िए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन अटक गया है तो उसे लास्ट में अटेम्प्ट करिए। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, किसी भी ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई। आप बढ़िया वही क्वेश्चन ट्राई करते रहिए जो आपको अच्छे से आते हैं। टिप नंबर 10, दोस्तों आपकी मदद के लिए सीबीएसई ने यह करा है कि वो नंबर ऑफ चॉइसेस पेपर में बढ़ाते जा रहे हैं। अभी करंटली ये चेंजेस हुए हैं कि नंबर ऑफ चॉइसेस इन द एंटायर पेपर विल बी 30%। 30% क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चंस के अराउंड आपके पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें से अराउंड 10 क्वेश्चंस में चॉइसेस मिल सकती है। तो इसका ये हमें समझना जरूरी है कि जब और में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो मालूम है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हो और थोड़ी देर बाद उसी का और वाला भी कर देते हो। अब आपको ये लगता है कि वो मेरा बेटर आया। ऐसे में ये ध्यान रखिए कि अगर आपने प्रॉपरली वो क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करा है जो आपको वाकई में आता है, तो होगा क्या, अगर आपने पहले कोई पार्ट सॉल्व कर लिया है और इवेल्युएटर ने उसे चेक कर दिया और वो गलत है मान लीजिए, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की पोस्टिंग यानी मार्क को फर्स्ट पेज पर लिख दिया जाता है। इसका मतलब वो क्वेश्चन चेक हो चुका है, उसके मार्क्स अवार्ड हो चुके हैं। अब आने वाले पेजेस में अगर आपने उसी का और वाला करा हो और पहले वाले को कट नहीं करा है, तो होगा क्या, वो पहले वाले के मार्क्स आपको मिल चुके हैं, तो आपका भले ही सही करा होगा लास्ट में उसे काट दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि चॉइसेस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं दी है, आपके फायदे के लिए दी है। तो आप और वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए कि हाँ ये वाला मेरे लिए बेटर होगा, इसी को मैं सॉल्व करूंगा। और अगर मान लीजिए आपने पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है और आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ पेजेस बाद उसका और वाला ट्राई करते हैं, तो जो सही सॉल्व करा है उसे छोड़कर जो गलत आपको लग रहा था उसे प्लीज ढंग से डायगोनली कैंसिल कर दीजिए, ताकि इवेल्युएटर को ये ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट तो करा था लेकिन इसको मुझे इवेल्युएट नहीं करना है क्योंकि स्टूडेंट ने खुद ही काट रखा है। इस तरह आपका जो और वाला पार्ट है जो आपने बाद में करा है वो चेक हो जाएगा। और वाले क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए। तो ये जो मैंने आपको 10 टिप्स दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स थे। इन्हें अगर आप याद रखेंगे और ठीक इसी तरह बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपके जो सिली मिस्टेक्स पे मार्क्स कट जाते थे या
अननोइंगली आप जो गलतियां कर देते थे और आपके मार्क्स कट जाते थे वो अब नहीं होगा। तो सीबीएसई के एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आप अब अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।